जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके CDP यानी आपके साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन 30 रहते हैं, ये उनसे संबंधित है। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला पूछा है, वो इस प्रकार पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, और यानी कह सकते हैं जो आपकी फॉर्मल स्टेज है उसकी एक विशेषता पूछी है। अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है। तो ये आपकी औपचारिक सक्रियात्मक की एक विशेषता है। इसके अलावा बी नंबर ऑप्शन है या 2 नंबर ऑप्शन है, ये आपके पूर्व सक्रियात्मक से संबंधित हो जाएगा, यानी जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। सेकंड में या सेकंड हो गया। थर्ड ऑप्शन में से अगर नहीं को हटाते आप तो ये आपकी मूर्त सक्रियात्मक जिसकी 7 से 11 उम्र होती है, ये उसकी विशेषता है। और जो 4 नंबर ऑप्शन है ये आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज की विशेषता हो जाएगी, ठीक है, यानी पूर्व सक्रियात्मक जिसकी उम्र 2 से 7 हुआ करती है। हमें केवल ये पूछा था औपचारिक सक्रियात्मक की व्यवस्था की विशेषता क्या है, तो वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो इस प्रकार पूछा है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन्होंने अलग तरीके से पूछा है इसे। लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये है कि पहले वो पूरे हाथ से कोई काम करता है, फिर उसके बाद वो उंगलियों से करता है, तो हम कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है ये। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल से संबंधित है। और इस प्रकार का रीट पे भी क्वेश्चन बना है जिसमें 2 ऑप्शन राइट माने थे। जिन्होंने 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा वो जानते होंगे। इसमें एक सेपेलोपोडल और पूछा है, इसका मतलब होता है ऊपर कह सकते हैं सिर से पैर की ओर विकास। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है केंद्र से सिरों की ओर या केंद्र से बाहर की ओर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 था कि यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं और सांस्कृतिक मूल बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो जो आपके यूरी ब्राउन हैं, इन्होंने एक इकोलॉजी मॉडल दिया था, आपको देखा होगा पढ़ के भी, या NCERT बुक में भी दे रखा है ये, और RBS की बुक दोनों में ही दे रखा है। तो इन्होंने 5 भागों में बांटे थे, जिसमें से बताना है कि ये किस भाग की विशेषता है। तो ये आपकी हो जाएगी मैक्रो सिस्टम की। मैक्रो सिस्टम आता है आपकी 4 नंबर की स्टेज होती है। पहली आती है आपकी माइक्रो, जैसे माइक्रो सिस्टम बोलेंगे पूरा नाम, तो माइक्रो सिस्टम पे सेकंड आती है मीजो सिस्टम, थर्ड आती है एक्जो सिस्टम, और फोर्थ आती है मैक्रो। ये मैक्रो की विशेषता है। इसके बाद एक और आती है क्रोनो स्टेज, ठीक है, क्रोनो सिस्टम बोलते हैं उसे। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। इस प्रकार का रीट में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, और जिन्होंने देख रहे हैं वो उन्हें मालूम भी होगा इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बालक की है। अगर इन ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, ये आपके एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता हो जाएगी। बाकी जैसे कि धारा प्रवाह में पढ़ने में कमी, तो ये पिछड़े बालक की विशेषता हो सकती है। मौलिक संसाधनों के बारे में सोचने की क्षमता है, ये सृजनात्मक बालक की विशेषता हो सकती है। आसानी से विचलित होने वाले, आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारी डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो उन बालकों की एक विशेषता होती है आसानी से विचलित हो जाने वालों की, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों तथा या अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है कि नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है। तो हम जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर यानी सामाजिक सम्मान की अवस्था की बात करते हैं, तो ये आपके लेवल 2 में आता है। लेवल 2 का मतलब ये है परंपरागत स्तर। आपने देखा होगा लेवल 1, लेवल 2, यानी हम ऐसे बोले शुरू का मतलब ये है मेरा कि आपके कोहलबर्ग ने जो मॉरल थ्योरी दी थी तो उसमें 3 लेवल बताए थे, 6 स्टेज बताई थी। तो 3 लेवल में जो सेकंड लेवल था वो आपके परंपरागत था। इसमें आपके 2 स्टेज बांटी थी, 3 नंबर की और 4 नंबर की। 3 नंबर की स्टेज वो थी कि गुड गर्ल नाइस बॉयज़, और आपका 4 नंबर की स्टेज की विशेषता थी लॉ एंड ऑर्डर, जैसे इसे हिंदी में हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं सामाजिक सम्मान की अवस्था। ये उसकी ही विशेषता एक है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6वां, निम्नलिखित में से मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम को गठित होता है। अगर इन 4 ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी तथ्यों को रटना एवं कंटेस्ट करना, ये अर्थपूर्ण या मीनफुल अधिगम की एक विशेषता नहीं होगी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी अर्थपूर्ण अधिगम की गठित की एक विशेषता नहीं होगी, तो वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी ये नेगेटिव पॉइंट था, तो हमें यही चूज करना था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 7 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चयन कीजिए, यानी जो गलत है वो चूज करना है।
अगर इन ऑप्शनों को देखें, ये कह रहा है मानव जीवन का आरंभ है मूलतः एक कोष एक मिनट से होता है, ये बात सही है। सेकंड है जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है या कहा जाता है, ये भी बात सही है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है। इस स्टेटमेंट को देखो यहाँ से, ये गलत है, क्योंकि वंशानुक्रम अलग चीज़ होती है, यानी पेरेंट्स के जो भी लक्षण हैं वो बच्चों में आना, और वातावरण अलग कारक है, वो अपना इफेक्ट दिखाता है जब बच्चा जन्म लेके वातावरण के अंदर आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग कारक हैं। इन्होंने कहा है कि जो वंशानुक्रम है ये वातावरणीय कारक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 4 नंबर ऑप्शन था, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, यानी हेरिडिटी का फादर कहा जाता है, ऐसे कह सकते हैं, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो 8वें नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की वह अवस्था पहल बनाम अपराध बोध का संबंध विकास की किस अवस्था में माना गया है। ये तीसरे नंबर की स्टेज है, वो स्टेज है, ये आपके एरिक्सन से संबंधित है। तो ये पहल बनाम अपराध की अवस्था होती है, ये आपकी 4 से 6 वर्ष होती है, 4 से 6 वर्ष। और 4 से 6 वर्ष को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो 4 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, यानी ये अपराध यानी पहल बना अपराध से संबंधित एक विशेषता है एरिक्सन की, और ये तीसरे नंबर की स्टेज है। ठीक है, इन्होंने 8 भागों में बांटा था, यानी 8 स्टेज में अपने सिद्धांत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहती है 4 नंबर की स्टेज, 5 नंबर की स्टेज और पहली स्टेज, और इन्होंने पूछा है तीसरी स्टेज से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम की विशेषता नहीं है। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन इसके सही थे, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां था कि रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है। तो इन्होंने भी अपनी जो सीखने की पदानुक्रमी थी उसको इन्होंने 8 भागों में बांटा था सीखने के, जिसमें से पहला क्या था, संकेत अधिगम था। ठीक है, तो लास्ट कौन सा था, क्या पूछा है इन्होंने, सर्वोच्च स्तर पूछा है ना, तो वो समस्या समाधान हो जाएगा। यही लास्ट स्टेज था इनका। शुरुआत संकेत अधिगम से होती है, लास्ट होती है आपकी कह सकते हैं सर्वोच्च स्तर कह सकते हैं, वो समस्या समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपको सूची फर्स्ट से सेकंड को मिलान करना है। एक तरफ दे रखे हैं मनोवैज्ञानिक, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनसे संबंधित संप्रदाय या उनके सिद्धांत। केटल है, केटल को मिलाइए आप, है तरल एवं ठोस, तो ये दे रखा है 2 नंबर पर, यानी फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, हिंदी में कहते हैं तरल एवं ठोस बुद्धि। और सेकंड है स्पीयरमैन, इन्होंने दी थी सामान्य और एवं विशेष कारक, यानी जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर, तो जी कारक वो एस कारक बोलते हैं। हार्वर्ड गार्डन का था मल्टी इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि सिद्धांत, और स्टर्नबर्ग का था टाइआर्किक थ्योरी जो बुद्धि से संबंधित सिद्धांत था। तो इस प्रकार मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, इस प्रकार मिलान है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12वें नंबर का है, वो इस प्रकार पूछा है, कौन सा है जो डिस्प्रैक्सिया के कह सकते हैं लक्षणों में से एक है, यानी डिस्प्रैक्सिया का लक्षण पूछा है आपको। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, यानी एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या होती है, तो ये आपके डिस्प्रैक्सिया से संबंधित है। डिस्प्रैक्सिया में सभी लक्षण आ जाते हैं, चाहे डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो या डिसलेक्सिया हो, ये सभी विशेषताएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और ये जो आपका डिस्प्रैक्सिया है ये विकासात्मक विकार होता है, ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। जो हमारी गामक क्रिया होते हैं उनमें कंट्रोल नहीं रख पाते, हम खुद से कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो ये हम जैसे कि कलम पकड़ने में, लिखने में समस्या आती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी वर्तनी समझने में, तो वर्तनी तो हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया, और बाकी गणती गणना है ये आपकी कैलकुलिया से, और भाषाई उच्चारण तो अफेसिया बोलते हैं या अफेजिया, तो उससे संबंधित हो जाएगी। बाकी हमें तो केवल ये पूछा था प्रैक्सिया की क्या विशेषता है, डिस्प्रैक्सिया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेहिसाब मात्रा में भोजन करती है या करती रहती है। उसके बाद वह प्राय सप्ताह में 3 या 4 बलात् उल्टी कर देती है। वो महसूस करती है कि इस पर उसका नियंत्रण नहीं है। उसकी शारीरिक जांच के परिणाम सामान्य है और वजन भी सामान्य है। अधिक संभावना है कि वह निम्नलिखित में से ग्रस्त है। किससे, जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम राइट आंसर जाएंगे बुलिमिया नर्वोसा, तो ये इसी से संबंधित है। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा होता है, उसमें यही होता है, ज़्यादा खा लेते हैं पर उल्टी करते हैं, और बाकी सभी चीज़ें सामान्य आती हैं, चेक करवाते हैं। तो
और ये आपकी विशेषता होती है बुलिमिया से। और एक है एनोरेक्सिया नर्वसा, इसमें क्या है कि हम मोटापे के डर की वजह से हम भोजन कम करते हैं, ये इसकी एक विशेषता है। ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही पूछे हैं, बुलिमिया और नर्वसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक तरफ आपको एक घटनाएं दे रखी हैं सूची फर्स्ट में, और सेकंड में मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, और बताना है कौन किससे संबंधित है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें, हम जानते हैं कि जो प्रेक्षण है तो ये बांडुरा से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपके संज्ञानात्मक मानचित्रण है, ये आपके स्किनर से संबंधित हो जाएगा। बाकी भिन्न उद्दीपनों का साचार है, ये आपके पावलर जो कुत्ते में प्रयोग किए थे उससे संबंधित, और बाकी अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाना, ये आपके वाइगोस्की से संबंधित है। तो हम कहेंगे पहले का तीसरा, तो ये तीनों में ही है। इसके अलावा दूसरे का पहला, ये केवल इसमें है और इसमें है। आगे देखते हैं फिर तीसरे का चौथा केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो लास्ट में बचा है वो डायरेक्ट जो भी बचा है उससे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। धन का प्रस्ताव रखना ये गलत हो जाएगा, यानी ये एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं माना। आपका क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं 16वां है, जो ऐसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रत्य सिद्धांत निर्माण पर अधिकांश कार्य किए थे। अगर ये ऑप्शनों को ध्यान से देखें, ये आपके डेविड मैक्लीलैंड है ना, इन्होंने दिया था ये 1961 में। इनके एक सहयोगी भी हुए हैं एटकिंसन, तो हम कह सकते हैं मूलतः सिद्धांत तो आपके डेविड मैक्लीलैंड ने ही दिया था, लेकिन सहयोगी रहे थे आपके एटकिंसन। ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र क्या रहा था। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी नैतिक व्यवहार। परीक्षण की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, यानी बच्चा है दूसरे को अनुकरण करके सीखता है। बाकी देखा जाए तो देखो नैतिक संवेग की बात नहीं की है। नैतिक तर्क की बात करें तो ये आपकी मॉरल रीजनिंग है, ये आपके संबंधित हो जाती है आपके लॉरेंस कोलबर्ग से। और बाकी नैतिक संवेग तर्क की भी बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां था कि एनसीएफ 2005 की सम स्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे उनका ऑब्जर्वेशन करके हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवसायिक सुधारों में पाठ्यपुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है। तो अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार का ये कथन सही हो जाएगा आपके व्यवसायिक सुधारों में पाठ्यपुस्तक को लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। इसके 6 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला होता है हम कह सकते हैं समस्या की पहचान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें लेवल 2, यानी लेवल 2 का मतलब 6 to 8 की बात करेंगे तो 1000 घंटे शिक्षण घंटे हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं 1000 शिक्षण घंटे हो जाएंगे। और इसके अलावा लेवल फर्स्ट की बात करें 1 से 5 वाले, तब होता 800 शिक्षण घंटे, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि विद्यार्थी के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी उपलब्धि परीक्षण है वो आपके विकसित कौशल और ज्ञान का परीक्षण कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच हैं। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे ये सभी बच्चों का मूल्यांकन करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 24वां है वो इस प्रकार पूछा है कि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। इसमें से जो गलत है वो चूज करना है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फ्रायड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियाँ दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का ये तरीका है, तो ये कहना डायरेक्टली कि ये इदम से होते हैं सभी भाव, यानी जो एंजाइटी होती है आपके अंदर, तो ये कहना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा और बाकी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि असुमिलित को छाटिए। ये आपको एक तरफ दे रखे हैं मनोवैज्ञानिक और दूसरी तरफ इनका एक वर्गीकरण दे रखा है, तो इसमें से गलत है वो चूज करना है। क्वेश्चन नंबर
यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शेल्डन है, उन्होंने शारीरिक संरचना को कह सकते हैं शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो ये कहना सही है, क्योंकि इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा था। इन्होंने कितने प्रकार के बांटे थे? 3, जो जिनके नाम थे हुआ करते थे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और आपके एंडोडर्म। आपका सेकंड है स्पेंसर, इन्होंने सामाजिक गुणों के आधार पर बांटे थे। इन्होंने 6 प्रकार बताए थे, ये भी बात सही है। तीसरा है हिप्पोक्रेटस, ये मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर नहीं बांटे थे, तो ये तो आपके युंग ने बांटे थे। जो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने बांटे थे, आपको मालूम होगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक उभयमुखी। मुख्यतः तो 2 ही प्रकार थे, लेकिन मध्य में एक और रख के इन्होंने 3 प्रकार बता दिए थे। तो ये आपके हिप्पोक्रेटस ने नहीं बांटे थे। हिप्पोक्रेटस ने तो ब्लड जो आपके बॉडी फ्लूइड होता है ना, उसके आधार पर बांटे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी कैनन है, इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि के आधार पर वर्गीकरण किया था, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि विषय आत्मबोध परीक्षण में एक व्यक्ति पर कुल कितने कारणों को प्रयोग में लाते थे? आप जानते होंगे इसमें 20 कार्ड थे, वो प्रयोग में लाए जाते थे। 19 + 1 यानी 19 कार्ड आपको दिए जाते थे, उनमें 1 कार्ड खाली दिया जाता था जो कहानी लिखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 20 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें टीएटी में कुल कार्डों की संख्या नहीं पूछी है, इसमें पूछा है प्रयोग में कितने आते थे, तो वो 20 आते थे, ठीक है। और बाकी इसके टोटल कार्ड तो 30 हुआ करते थे, जिसमें 31 भी बोल देते हैं, 30 + 1 एक खाली कार्ड भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुल कार्ड नहीं पूछे हैं, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 27वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष है। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये सभी दोष हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां है, और इस प्रकार पूछा है कि समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष की एक भी विधि नहीं है, बाकी सभी अप्रत्यक्ष विधि है, जैसे उदात्तीकरण, परमीकरण, दमन। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है, यानी इनमें से बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है वो चूज करना है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, ये आपके एक बाल अपराध का एक कारण नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है, तो हम कहेंगे उपलब्धि परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं, और अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी जिन्होंने हिंदी के रूप में फर्स्ट भाषा चूज की थी, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसके आधार पर आपको 31 से 35 तक जो भी क्वेश्चन है वो आपके इस गद्यांश के आधार पर ही पूछे जाएंगे। आप एक बार गद्यांश को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है आपसे, इसमें ये पूछा है आपसे कि महाकाव्य में समास होगा। आप जानते होंगे एक कर्मधारय समास की ये विशेषता होती है कि विशेष विशेषण की बात होती है तो उसमें हमेशा ही कर्मधारय समास होता है, तो महाकाव्य में आपका हो जाएगा समास कर्मधारय, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, वो इस प्रकार पूछा है कि आपको पूछा है रामायण में शब्द में संधि विच्छेद होगा, यानी रामायण का क्या संधि विच्छेद होगा। आप जानते होंगे इसमें व्यंजन संधि होती है, राम प्लस अयन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से या कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है, यानी जिसमें प्रत्यय नहीं है वो चूज करना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर है टीकाओं, इसमें प्रत्यय है, लिखित में इत हो जाएगा, नैतिक में इक हो जाएगा, तो अनपढ़ है ना, ये कह सकते हैं एक रूढ़ शब्द है, कह सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है वो चूज करना है। नैतिक से अनैतिक होता है, बिल्कुल सही बात है। देहाती और ग्रामीण ये दोनों ही एक तरह से सिमिलर वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। हमें यही बताना था विलोम युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके अलावा जैसे संतुष्ट का असंतुष्ट होता है, बिल्कुल सही है ये विलोम, ठीक है, तो गलत था वो चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 35वां, इस प्रकार पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो महाभारत है वो एक आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, जैसे ग्रामीण है, देहाती है और ग्रंथ, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक और गद्यांश दे रखा है 36 से लेके आपको 39 तक, इस गद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार गद्यांश देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे इस पर पूछा है, ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन तथा या अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। अगर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर देखें इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से तो न तो उसका वचन न लिंग चेंज हो, तो वो आपका हो जाएगा रोशनी।
क्योंकि फल से फलो हो जाएगा बहुवचन, वृक्ष से वृक्षो हो जाएगा, ऋतु से ऋतुओं हो जाएगा। तो इस प्रकार रोशनी है, इसका कोई ना तो वचन चेंज होगा और ना ही लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है, यानी वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो चूज करना है। तो इसमें से जो पानी है वो आपका कह सकते हैं स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी जैसे प्रकृति, ऋतु, धूप, ये सभी आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है। अगर इसे ध्यान से देखें, करते थे इस प्रकार के वाक्य आते हैं वो पूर्ण वाक्य में आते हैं, आसन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और न सामान्य भूतकाल है ये और न अपूर्ण भूतकाल है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 था कि सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। यानी आपको नैमित्तिक का आपको अर्थ पूछा है, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है। अगर इन 4 ऑप्शनों को देखें तो हो जाएगा निमित्त से किया जाने वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 40वां है। इसमें पूछा है, दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। अगर ध्यान से देखें, राकेश है यहाँ पर करता है, यानी ये उद्देश्य है। इससे पहले जो भी चीज़ है वो आपके विस्तार है उद्देश्य का। तो ऑप्शन नंबर 1 से ही सही हो जाएगा। दीपक का बड़ा भाई है ना, ये उद्देश्य का विस्तार है, यानी कर्ता का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। आप जानते होंगे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार में से रचना के जो मिश्र वाक्य है वो आपके रचना के प्रकार में से पूछा है। बाकी ये संकेतार्थक, निश्चितार्थक, इच्छार्थक, ये सभी आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, हमें पूछा है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह सकते हैं सबकी बुद्धि मारे जाना या सबकी बुद्धि मारा जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर था, लोकांकित नहीं है, वो चूज करनी है। अगर लोकांकित नहीं है तो निश्चित तौर से वो आपका एक मुहावरा होगा। तो आस्तीन का सांप होना ये आपका मुहावरा है, बाकी सभी चीज़ें हैं वो लोकांकित हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 पर है कि उद्धरण चिन्ह है। इसमें से आपको अगर ध्यान से देखें ऑप्शनों को तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि एक गहरा उद्धरण चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, कठोर मेहनत करने वाले आप। इस अंडरलाइन को देखो, आप पे जाके रुकिए और आप है एक सर्वनाम। हमें पूछा है पदबंध क्या है, तो वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। इस प्रकार का आपने बाकी के प्रकार पढ़ते हैं तो पदबंध भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह कथा जो मूल कथा में आए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी ये है आपका एकल, यानी एकल शब्द आपको बताना है इसका कि एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, तो उस प्रकार का ये स्टेटमेंट है कि वह कथा जो मूल कथा में आए तो हम उसे अंतर कथा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें, जो रानी है वो तत्सम नहीं है। इसके अलावा शर्करा, अग्निकार, ये सभी आपके तत्सम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, कक्षा 1 में लिखना फिल इन द ब्लैंक से प्रारंभ होता है। तो हम कहेंगे चित्र बनाने से आप कह सकते हैं लिखना प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली कच्चा कच्चा शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है, ये किससे संबंधित है। तो ये आपकी डोल्टन पद्धति थी, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, गद्य से जड़ में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उद्बोधन विधि। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका 51 है या 51 नंबर के असत्य कूट को पहचानिए। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो अधिगम के लिए आंकलन एक सारांशात्मक आंकलन होता है, ये कहना गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही थे अपने आप में, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा। मैं असत्य चूज करना था। क्वेश्चन नंबर आपका 52वां है कि पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण क्या होता है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो भाषा एक है वो आंतरिक गुण मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है। तो मायादीप है वो आपकी एक प्रक्षेपी कह सकते हैं सामग्री है। बाकी रेडियो सुनने से संबंधित हैं, तो ये श्रव्य हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड दृश्य हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला आपकी श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54वां है कि व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हम कहेंगे उसे भंडारकर विधि कहते हैं। ये संस्कृत हिंदी में दोनों में ही चलती है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55वां के मौखिक अभिव्यक्ति दक्षता में सहायक है। अगर मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें और उसमें दक्षता की बात करें तो इसमें सहायक होगा, तो वो आपका वाद विवाद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुँचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है।
लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किससे संबंधित है? तो ये आपके व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 57वां। ये पूछ रहा है भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान देखें, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का और स्वाभाविकता, ये सभी सिद्धांत भाषा शिक्षण से ही संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि एकांतर प्रत्युत्ता प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर इन्हें ध्यान से देखें तो हम सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। आपका क्वेश्चन नंबर 59 है कि निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य है। अगर इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना ही आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक पक्ष से संबंधित नहीं है, वो चूज करना है। तो इसमें से होगा विश्लेषण क्षमता है, वो आपके शैक्षिक पक्ष से संबंधित नहीं होगी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को चुना था, उसके 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिएगा, ये आपके लिए गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद भी आपको आंसर लगाने हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि ऐसो अपि अस संधि विच्छेद स्यात्, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए सह प्लस अप, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सह प्लस अप है। 62 नंबर को देखिएगा कि अभिज्ञा है इत्यत्र क प्रत्यय। अभिज्ञा में आपको प्रत्यय देखना है कौन सा है। तो देखिएगा, इसको देखेंगे तो आपको अभि दिख रहा होगा। अभि क्या है? उपसर्ग है। तो इसका मतलब इसमें लेप प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 63 के महान आत्मा इत्यादि समास अस्ति। आपको इसमें समास देखना है। तो महान आत्मा इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। नीचे लिखे हुए में आपको देखना है कि किसमें अव्यय पद नहीं है। देखिएगा, इति, इव, प्राप्य और एस। इन चारों में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो एस है वो क्या है? अव्यय पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिकानाम इत्यर्थ विभक्ति। आपको देखना है कि सैनिकानाम में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। आप गद्यांश में भी जाके देख सकते हैं, तो वहाँ भी इसमें द्वितीय विभक्ति ही है। पूरे पैराग्राफ को देख के भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, आपको पहले ये पद्यांश पढ़ना है। वर्षा कवे चारुमरह विहाय क्वायनत्र कस्मात् रमेत चित्तम सरह सु वर्षा समय अपि यस्मिन शरत प्रसन्न सल चकास्ति। आपको इसको देख के बताना है कि कस्याप में इत्यत संधि अस्ति। आपको कस्याप में संधि देखनी है। तो ये है कस्य प्लस अप, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा कि प्रसन्नम इत्युक्त कह प्रत्यय। आपको प्रसन्नम में प्रत्यय देखना है। तो प्रसन्नम क्वेश्चन नंबर 68 कि मरु इत्यत विशेषण पदम चुनोगा। आपको इसमें विशेषण पद देखना है कि कौन सा है विशेषण पद। तो देखिएगा, चारु मरु, आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा चारु मरुम। तो इसका मतलब इसमें जो विशेषण पद हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी चारु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, श्लोक अस्मिन् छंदो वर्तते। आपको देखना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो आपको इसको देखने के बाद पता चलेगा। देख, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, उपजाति या फिर वंशस्थ में से कोई हो सकता है, लेकिन 11 है इसलिए इन तीनों में से ही हो सकता है कोई। इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा या फिर उपजाति। देखिएगा, जब आप इसको देखेंगे तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। देखिएगा, ये आधा वर्ण है तो इसके सामने वाला दीर्घ हो जाएगा। ये भी आधा वर्ण है तो इसके सामने भी दीर्घ हो जाएगा। ये विसर्ग है तो इसके सामने भी दीर्घ हो जाएगा। लेकिन इसमें आप सर को देखेंगे तो सर पे देखने पर आपको पता चलेगा कि स क्या है, इसमें लघु मात्रा आ रहा है, इसलिए ये लघु मात्रा भी है और दीर्घ मात्रा भी है, इसलिए दोनों मिल रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे जो छंद हो जाएगा वो जाएगा अपना उपजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा उपजाति। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 70 कि शरत प्रसन्नम इत्यत्र कब समास। आपको इसमें समास देखना है तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 प्रस्तावनायाम प्रयोज्यम शिक्षण सूत्रम अस्ति। प्रस्तावना के प्रयोज्य में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो ये होता है ज्ञातात अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जब हम चलते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा
72 नंबर सत्यम कथनम चुन, आपको इसमें थे सत्य कथन चुनना है। तो भंडारकर महोदय पुस्तकम लिखित मार्गोपदेश का संस्कृत मदिरा प्रवेश का च, ये दोनों लिखी थी भंडारकर महोदय ने, तो ये बात सही है। प्रत्यक्ष विधो मातृभाषा प्रयोग निषिद्ध भवती, सही बात है, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग निषिद्ध होता है। तीसरा है वाद विवादो छात्राणाम भाव प्रकाश से शक्ति विकास होती, यानी जब वाद विवाद करवाया जाता है छात्रों के भी तो उसमें भाव प्रकाश की शक्ति का विकास होता है। तो तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अपना सही, उपरेतम सर्वम। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा कि नाटक शिक्षणस्य आदर्श नाट्यम विधि अनुसार, देखिए अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकार ने अभिनय करोती, यही क्या होता है, आदर्श नाट्य होता है। यानी टीचर बैठा बैठा कुर्सी पे ही अपनी मौखिक भाषा में ही पूरे नाटक को बता देता है, बस वही क्या होता है, आदर्श नाट्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संहिता पाठ पद पाठ इत्यादि नाम प्रयोग अस्मिन् विधो भवति, यानी संहिता पाठ और पद पाठ इत्यादि पदों का प्रयोग किस में होता है, किस विधि में होता है, आपको ये बताना है। तो परायण विधि में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 75 के पठन कौशल से कस्य विधि माध्यमेन समान ध्वनि अध्यारण अन्य नवीन शब्दानाम ज्ञानम छात्राणाम सरलतया भवति। तो देखिएगा स्व जो ध्वनि साम्य विधि होती है उसमें एक साथ बच्चे बोलते हैं तो समान ध्वनि उसमें उच्चारित होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 76 की तरफ चलें तो लेखन कौशल से उत्तम क्रममस्ति, आपको देखना है कि लेखन कौशल में उत्तम क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले संकलन होता है, उसके बाद व्यवस्थीकरण, प्रारूप निर्माण, संपादन और पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 ऋतु पर्व मास महापुरुष पदीनाम आधार के द्वारा शिक्षण कार्य कस्मिन् शिक्षण सिद्धांते भवति, आपको देखना है कि ऋतु मास पर्व मास ये सब जो शिक्षण पद हैं वो किस शिक्षण पद्धति में होते हैं। तो ये चयन विभाजन शिक्षण पद्धति में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा कि अत्र विश्वसनीय परिणाम न प्राप्यन्ते, यानी जो दिया गया उसमें से किसमें विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपको पता होगा सिर्फ निबंध प्रश्न ऐसा होता है जिसमें कि कोई भी परिणाम होता है वो विश्वसनीय नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा कि मूल्यांकन वर्तते, मूल्यांकन है तो मूल्यांकन क्या है, व्यापक निरीक्षण बिल्कुल है, सतत निरीक्षण ये भी है, परीक्षण स परिष्करण परीक्षा के साथ परिष्करण ये भी है, सर्वे अपे विकल्पा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा मायादीप कीदृश अधिगम साधनों, जो मायादीप है वो किस प्रकार का अधिगम साधन है, तो ये दृश्य अधिगम साधन है ओनली। क्वेश्चन नंबर 81 उपचार इति शब्द गृहीतम अस्ति, यानी उपचार है इस शब्द को ग्रहित यानी कहाँ से लिया गया है तो ये चिकित्सा विज्ञानात यानी चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है इसी को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक से उपयोगिता विषय सत्य कथनम वर्तते, आपको देखना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो देखिएगा ज्ञान अर्जन से साधनम अस्ति, क्या पाठ्य पुस्तक ज्ञान अर्जन का साधन है, बिल्कुल है। शिक्षक छात्र यो मार्गदर्शिका, यानी शिक्षक और छात्रों की मार्गदर्शिका है, बिल्कुल है। कक्षा शिक्षण से आधार अस्ति, यानी कक्षा शिक्षण का आधार है, तो ये भी बात सही है। और सर्वे अपि, यानी इसमें सभी आंसर सही हैं। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 83 देखिएगा, ये 75 लिखा हुआ है इत्यतिष्कृत संस्कृत संख्या पदम चिन्ह को, यानी 75 को संस्कृत में किस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको ये पूछ रहा है ये। तो इसमें पंच सप्तति इसको लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, पंच सप्तति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 11:45 हो रही है, इत्यस्य संस्कृत समय चिन्ह का आपको देखना है कि कौन सा समय है जो ये सही बता रहा है। तो पादोन द्वादश वादनम, यानी ये 11:15 बजे हुए हैं, इसको 11:15 कहेंगे, पादोन द्वादश वादनम। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर। राशि देखिएगा कि ओ इति स्वर से उच्चारण स्थानम वर्तते, ओ को आपको देखना है। तो आपको पता होगा कि जो ओ का सूत्र होता है वो होता है कंठ ओष्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 छात्र कमलेन पत्रम लिखति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरत। तो याद रखिएगा छात्रेण कलमेन पत्रम लिख्यते, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जो प्रथम विभक्ति होती है वो तीसरे में चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन पत्रम क्या है, नपुंसकलिंग है, इसलिए पत्रम का पत्रम ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका पक्षियों से चावल की रक्षा करती है, अस्य वाक्य संस्कृत अनुवादनम स्यात्। आपको देखना है कि जो बालिका है वो पक्षियों से चावलों की रक्षा करती है, तो इसमें कौन सा होगा। तो देखिएगा बालिका खगेभ्य तंडुलान रक्षते,
जो बालिका है वो क्या है, पक्षियों से चावलों की रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, चोर देवदत्त धनम मुष्णान्ति वाक्य से शुद्ध रूपम भविष्यति। आपको देखना है कि जो चोर हैं वो देवदत्त से धन को लूटते हैं, तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि ये जो शब्द है वो क्या है, दुकर्मक धातम धनम मुष्णाति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दोनों में विभक्ति हो जाएगी द्वितीय। मुष्णात यानी आपको पता होगा द्विकर्मक धातुओं में तो मुस आता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान परम सुखम, रिक्त स्थान पूरिता सुक्ति संयोजनम। तो संतोष परम सुखम होता है, याद रखिएगा, संतोष परम सुखम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन है जो कि संस्कृत के, जिन लोगों ने लेवल 2 के रूप में संस्कृत को लिया था वो पूरे होते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके एसएस यानी सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है, सोशल स्टडी का। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख रहे हैं। जैसा कि 91 नंबर क्वेश्चन है, आपसे इस प्रकार पूछा है कि क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगर इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे। हम इस स्थिति को कहेंगे, अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें, उत्तरी अयनांत, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, बृहत ज्वार की स्थिति होती है। अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे माह के प्रथम व तृतीय चतुर्मास में होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है आपका 94 नंबर। इसमें पूछा है कि हिमालय की कौन सी चोटी या चोटियाँ भारत में स्थित हैं। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। केवल कामेट है वो स्थित है, बाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि स्थानांतरित कृषि को हिमालयी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे इसे खील कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, आपको कह सकते हैं सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलान करनी है और नीचे आपके कोड दे रखे हैं इसके आधार पर, ठीक है। तो इसमें एक तरफ लो अयस्क खंड क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, तो आपको मिलान करना है। अगर इन ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर, यानी जो आपका बादाम पहाड़ है ये आपके उड़ीसा से संबंध है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी नोआ मुंडी है वो आपके झारखंड से संबंधित है। आपकी बेलाडीला है या आपके छत्तीसगढ़ से, और केंद्रमुख है वो आपकी हो जाएगी कर्नाटक से। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत में 1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया था। तो वो आपके 1991 यानी 1991 में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भू प्रॉपर्टी के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं। हम उसे कहते हैं उद्गम केंद्र, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 99 है, इसमें से आपको कथन है वो असत्य कथन है वो चूज करना है। अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवातों की जो दिशा होती है वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है, ये कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी हमें असत्य बताना था ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। और उसके अलावा बाकी सभी कथन थे वो बिल्कुल सही थे। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है। अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जो मालपुरा करौली का मैदान है वो आपका अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो आपकी कुराल है, वो संबंध नहीं रखती है सहायक नदी में, बाकी सभी रखती हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको सूची फर्स्ट में दे रखे हैं खनिज, दूसरी तरफ दे रखे हैं आपके खनिज क्षेत्र, आपको मिलान करना है। अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी सही हो जाएगा, यानी जो लो अयस्क है वो आपके मोरिजा से संबंधित हो जाएगा, यानी बानौर से। और आपका सीसा जस्ता है वो आपके राजपुरा दरीबा से संबंधित हो जाएगा। जिप्सम है ये आपकी जिप्सम संबंधित हो जाएगी आपके गोट मांगलौद से, और बाकी रॉक फॉस्फेट है वो आपके दक्कन कोटड़ा से संबंधित हो जाएगी। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 इस प्रकार पूछा था कि राजस्थान की पहली शक्कर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये आपकी की गई थी
अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी भोपाल सागर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि राजस्थान की 10 की वृद्धि दर 2011 में कितनी रही थी? तो वो आपकी रही थी 21.44%। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में आने वाले प्रवासी पक्षी लिटिल स्टिंट जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है, तो मूलतः कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 106 नंबर, इस प्रकार पूछा है कि भारत यानी भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो ये आपका किया गया था मंत्रिमंडलीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 107 बता कि अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया गया है? अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी निवास के आधार पर निषेधित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108वां इस प्रकार पूछा था, असत्य कथन को आपको बताना है इसमें से। तो असत्य कथन हो जाएगा मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। आपका क्वेश्चन नंबर 109वां है कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी 20 नवंबर 1989। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है आपसे किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इन ऑप्शनों को अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 61वें संविधान संशोधन 1989, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 111 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण क्रमशः सीटें हैं कितनी हैं? तो अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगी 47 और 84। ये आपके लैब असिस्टेंट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति की किसकी सलाह से करता है? और अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि सत्य कथन को चयन कीजिए, यानी इनमें से जो कथन सही है वो केवल वही चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, जो आपके पीएम होते हैं वो अनिवार्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114वां है, ये कह रहा है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो हम कहेंगे ये आपके अनुच्छेद 163 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी गण पूर्ति का निर्धारण किया गया है? तो वो आपके किया गया है 1/3 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 116वां है और ये आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित करेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा जैसे कि नर्तकी के कांस्य मूर्ति हैं, ये आपके कह सकते हैं मोहनजोदड़ो से संबंधित हैं। चांदी के 2 मुकुट हैं, ये आपके कोड़ाल से संबंधित हैं। बाकी अग्निकुंड और जुते हुए खेत के साथ मिले थे, तो ये आपके मिले थे आपके कालीबंगा में, ठीक है। और बाकी हड़प्पा यानी जो हड़प्पाई जो मर्तबान हैं ये आपके संबंधित हैं ओमान से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 117वां है कि सोमवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? तो ये आपका था पंचविश। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो ये आपके दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये आपकी मिलती है अंगुत्तर निकाय में, यानी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 बता कि अंगकोट थोम के मंदिर के निर्माता कौन थे? अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो सूर्य वर्मा जो सप्तम थे उनसे संबंधित थे, इन्होंने ही निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, आपको सुमेलित करना है, नीचे कूट दिए हैं इनके आधार पर। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर होंगे वो इस प्रकार होंगे, जैसे मृच्छकटिकम है ये आपके शूद्रक से संबंधित है। इसके अलावा जो पंच
तंत्र है ये आपके विष्णु शर्मा से संबंधित हो जाएगी। मुद्रा राक्षस है ये आपकी विशाखा दत्त से संबंधित हो जाएगी, या विशाख दत्त बोल देते हैं। और आपकी जो आपकी अस्तायुर्वेद है ये आपकी पाल काव्य से संबंधित हो जाएगी। अगर इन मिलानों को अगर ध्यान से देखें तो ये आपकी मिलान हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है, यानी 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 2 और 4 का 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 122वां नंबर है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल शक्तियों को कौन कौन सी थी, यानी कौन कौन से राजवंश थे। तो देखा जाए तो इसमें से जो आपके गुर्जर प्रत्यात थे और राष्ट्रकूट थे और पाल, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, महाराष्ट्र के भक्ति संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है आपके अभंग, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है कि चिश्ती सिलसिला से संबंधित सूफी संतों और केंद्र के बारे में कौन सा युग सुमेलित नहीं है। अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी बाबा फरीद गुलबर्गा है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 125 तक, मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटने और जब्त प्रणाली का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये आपके दिया जाता है टोडरमल को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डलहौजी की व्यपगत नीति के तहत कौन से भारतीय राज्य का विलय नहीं किया गया था। तो वो आपके करौली था, वो विलय नहीं किया गया था, बाकी सभी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो ये आपके कहा था सावरकर ने, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 वह कौन सुमेलित नहीं है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो आपका वेद समाज है वो आपके दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 129, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपको दिए हैं महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों की कालक्रम आपको सेट करना है, किस क्रम में ये हुए थे। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो हुआ था आपका चंपारण, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल जो मजदूर आंदोलन था, उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 131 नंबर है कि धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये आपका दिया था दादाजी या दादा भाई नेहरूजी ने, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पर था कि मोहम्मद अली बेग ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो हम कहेंगे ये आपके नीमच में किया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 पर था कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में किस किसान आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है। तो अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, उसका प्रतिबिंब मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 133 पर है कि लोक नृत्यों में से ग्रासीय जनजाति से संबंधित है, उन्हें आपको चूज करना है। अगर इन ऑप्शनों को अगर आप ध्यान से देखें ना तो वो आपका जैसे कि वालर है, कूद है और आपका लूर है और इसके अलावा आपका जवारा है, ये आपके संबंधित हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन से, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन में ये सभी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजाबाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियाँ हैं। तो ये आपकी डूनाड़ी की उपबोलियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 136 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है कि श्री लाल जोशी का संबंध किस कला से रहा है। तो इनका संबंध रहा है फड़ कला से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 137 में है कि बारडोली के मंदिर किस जिले में स्थित हैं। तो बारडोली के मंदिर है ना, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 बता, राजस्थान में तेरापंथ धर्म जो संगत है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपकी की गई थी आचार्य बिच्छू के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 139 बता कि सभ्यता और जिला दे रखे हैं, सुमेलित है वो चूज करना है। तो इनमें से केवल एक ही सुमेलित है, वो पचमाता जो राजसमंद में है, पचमाता बोलते हैं इसे, तो ये आपके राजसमंद से संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 140 बता कि मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति शिखर पर पहुंचाया, ये कथन किसने कहा था। तो ये आपके कहा था हरविलास शारदा ने, तो ऑप्शन नंबर 2 सही एक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 141 है कि राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में सम्मिलित की गई थी? तो ये आपकी की गई थी तीसरे चरण में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 142 है कि राजस्थान में सीखने के प्रतिफलों को निर्धारित मानदंडों के साथ किस शैक्षिक शास्त्र में शामिल कर लिया गया था? तो ये आपके 2017-18 में शामिल कर लिया गया था, इन्हें लर्निंग आउटकम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन या विकल्प गलत है, वो चूज करना है। अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें आप, तो ऑप्शन नंबर इसका ये गलत हो जाएगा, डी नंबर यानी 4 नंबर। मूल्यांकन प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है कि यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थिति में भी विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहते हैं तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो हम इस गुण को कहते हैं विश्वसनीयता, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया है कि सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए? ये आपका कहा गया है NCF 2005 ने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 140वां है कि जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है और सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ज्ञान होता है, ये कथन किसका है? तो ये आपके है एम्फी मोफा या मुफाद बोलते हैं, तो इनसे संबंधित ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।